जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। मेरी आवाम में मकबूलियत है, मेरी आवाम में शोहरत है, मेरी आवाम में इज्जत है। क्या जुल्फिकार अली तुम क्या अपनी शोहरत को खत्म करोगे, अपनी इज्जत को खत्म करोगे? कैसे संभालोगे? मैंने सोचा, मैंने कहा कि नहीं, मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, मेरी जाती शोहरत का सवाल नहीं है, मेरी मकबूलियत का सवाल नहीं है, मेरे कौम का सवाल है, मेरे पाकिस्तान। गरीबों की ताकत बढ़ेगी तो फिर इसमें मुल्क की ताकत बढ़ेगी, मुल्क की ताकत बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी गरीबों की ताकत? गरीबों की ताकत बढ़ेगी जब ज़राई इस्लाहात होंगे। ज़राई इस्लाहात हो चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज 38वीं बरसी मनाई गई। अगर उनके कत्ल की बात करें जो कि 4 अप्रैल 1979 को हुआ था, आज से 38 बरस पहले, जिसको अदालती कत्ल भी करार दिया जाता है, एक इस हवाले से भी और उसके बाद भी हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदालतों के हवाले से, इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की शिकायत भी रही हैं। इस केस के हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो नारा था, जो अवाम से किए गए वादे थे, उस पीपल्स पार्टी में और आज की पीपल्स पार्टी में जिसकी क़यादत हमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी करते दिखाई देते हैं। आज भी नोडेरो में जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे तो जहां उन्होंने एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज की बरसी के हवाले से बात की, उनकी खिदमात के हवाले से बात की, उस वक्त जो उनके नारे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, उनका जिक्र किया। वहीं पर आज के हुक्मरानों को भी ललकारा, उनकी करप्शन की भी बात की। बिलावल भुट्टो ने फौजी अदालतों का मामला भी उठाया, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने के हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि ये जो तरक्की का ढोल पीटते हैं हमारे हुक्मरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, ये सिर्फ और सिर्फ तरक्की इश्तिहारात में नजर आती है। और साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने यह भी कह दिया कि वो भी पैनमा फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और पैनमा लीक्स की जब बात करें तो आज उसको ठीक 1 बरस का अरसा गुजर गया है। हमारे यहाँ फैसला महफूज है। आज एतजाज अहसन साहब ने तंजिया ये भी कहा कि चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में कोई चीज तो महफूज है। अब देखें ये फैसला कब हमारे सामने आता है। आज इन तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे। और आज जब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बात करते हैं तो 2011 में जिस शख्सियत ने अपनी वजारत से रिज़ाइन किया और ये जो रीट्रायल था भुट्टो मर्डर केस के हवाले से, इसका हिस्सा बने, इस मुकदमे को लड़ा और बहुत करीब से इन तमाम चीज़ों को देखा भी है। आज ये तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर सेनेटर डॉक्टर बाबर रवान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बात करते हैं, 38वीं उनकी बरसी मनाई जा रही है, मुख्तलिफ उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी का, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये तमाम चीज़ें आज इतने बरस के बाद उस नारे पर किस हद तक अमल किया पीपल्स पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ से आगाज़ नहीं करूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं वहाँ से आगाज़ करूँ जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदनुमा दाग पाकिस्तान के निज़ाम कानून और इंसाफ के चेहरे पे लगा हुआ है, पाकिस्तान की सियासत पे लगा हुआ है, पाकिस्तान की रियासत के जो वो इदारे हैं जिन्हें इंसाफ देना था उन पे लगा हुआ है। वो है शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो मुकदमा जो आज से 7 साल पहले खोलने के लिए मैंने वजारत छोड़ी। और फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने पहले दिन कहा था कि हो सकता है कि मेरे साथ वही सलूक हो जो इस अदालत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी वकालत के लिए और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। आपने देखा फिर पहली अदालत में भुट्टो का अदालती कत्ल हो गया था, दूसरी अदालत में फिर भुट्टो के वकील के लाइसेंस का कत्ल हो गया। उसके बाद एक दूसरा मुकदमा पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के निज़ाम कानून और इंसाफ पे, वो भी एक धब्बा है। वो लियाकत अली खान का मुकदमा है, रावलपिंडी में वो शहीद हुए, अभी तक वो ज़ेर तफ्तीश है और जब तक उसको अदालत क्लोज नहीं करेगी वो मुकदमा खुला रहेगा।
तीसरा मुकदमा शहीद बीबी साहिबा का है, जो आप जैसी ख़वातीन को, वर्किंग वेमेन को उन्होंने एम्पावर किया, पाकिस्तान में उनकी आवाज़ बनी, सारी दुनिया में आलम इस्लाम की ख़वातीन का वो चेहरा बनी। और उनका मुकदमा भी जिस कानून में लिखा हुआ है कि 8 दिन में फ़ैसला होना चाहिए, 8 साल हो गए वो मुकदमा फ़ैसला नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के ये तीनों जो वज़ीर आज़म उनका ताल्लुक एक छोटे सूबे सिंध से है। अब आइए आपके सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, उन पे अमल दरामद किया या नहीं किया। जो पहले 3 दौरे हुकूमत थे उनके हवाले से इतनी शानदार कारकर्दगी है जिन पे हमेशा लोग बात भी करते हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ख्र करती है। उनमें से सबसे पहला शहीद कायदे अवाम का अपना दौर था, फिर बीबी साहिबा के 2 अदवार थे। पहले दौर में जितनी मेगा चीज़ें पाकिस्तान की, कोई बड़ी चीज़ आप एकेडमी ऑफ लेटर से शुरू करें, एटमी प्लांट तक चली जाएं, आपको पता लगेगा शहीद कायदे अवाम के दौर में एक आज़ाद खुद मुख्तार सियासत का आगाज़ भी हुआ और रियासत का आगाज़ भी हुआ उसी दौर में। उसके बाद आप आ जाइए, जो पिछली गवर्नमेंट थी जिसका मैं हिस्सा था, रिज़ाइन करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस खोला था, उसको हम 2 तरह से जज कर सकते हैं। लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, और ये मैं अंदर भी कहता रहा हूं, जब जितना अरसा मैं वजीर रहा या पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहा, लोगों की तवक्कुआत की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं जानना चाह रही हूं कि मतलब उस वक्त आप, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आपके लिए बड़े फख्र की बात है, ऑनर की बात है कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है, और मुझे आपके अल्फाज भी याद है, वो रीट्रायल को आपने कहा था ये ट्रायल ऑफ द सेंचुरी है, एंड वी सॉ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थ्रोइंग इट्स एंटायर पॉलिटिकल वेट बिहाइंड दिस केस। क्यों नहीं फैसले आते हमारे यहां, क्यों इतनी ताखीर होती है? उसकी कई वजूहात हैं, उसकी मैं आज खुल के बात करूंगा कौम के सामने। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता आपके प्रोग्राम में, वो बातें जो इससे पहले नहीं हुई मैं करने लगा हूं। पहली बात यह है कि जो ही वो मुकदमा खुला मेरे खिलाफ, पूरे पाकिस्तान में से वो सारी रेजिमेंट और वो सारा ब्रिगेड बाहर आ गया जो नहीं चाहता था कि बेगुनाह वजीर आज़म को इंसाफ मिल सके। उसमें से जो हमारी पार्टी के बाहर के लोग भी शरीक थे और कुछ ज़िया काबीना के लोग उस वक्त ही वजीर थे जब इस काबीना के अंदर मैं लेके गया कि ये रेफरेंस मंजूर करें, और सदर ने, आसिफ जरदारी ने बड़ी हिम्मत की थी, और ये ब्रेन चाइल्ड ही हम 2 लोगों का था। उसके बाद आपने देखा कि अदालत के अंदर, मैं जजों से मेरा कोई गिला नहीं है, एक सियासी जज के अलावा सारे जजेस ने ये रिमार्क्स दिए हुए हैं, और मेरी एक किताब भी बन रही है उस सारे मुकदमे के ऊपर। उन रिमार्क्स के अंदर कहा गया कि ये वाकई बड़ी ज्यादती हुई है, अदालती कत्ल है। पहले तो उस सियासी आदमी ने मुझ पे दबाव डालने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए। मैंने कभी जाती मेरे खिलाफ जो कुछ होता है मैं बयान नहीं करता, मैं उसका मुकाबला करता हूं ताकि लोग ये ना समझे कि हमने खौफजदा कर लिया या हमने दबका लिया। उसके बाद फिर उसने मुझे अदालत से निकाल के उस मुकदमे को सर्द खाने में रखा, और ऐसे ऐसे मुकदमे कि कभी कोई आलू, कभी कोई प्याज, कभी कोई खुशबू वाली 2 शीशियां और किसी जगह पे चीनी, उसके वो केस चलाता रहा, ये मुकदमा नहीं चल सका। लेकिन आज़ाद अदलिया का ये सबसे बड़ा इम्तहान पनामा केस है, और सबसे कदीम इम्तहान मैंने पहले बता दिया शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है। फैसले इसलिए नहीं होते कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेटस को है, और स्टेटस को की जड़ें वो सियासत के अंदर भी हैं, वो रियासत के अंदर भी हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, और बाकी सारे ऐवानों के अंदर भी स्टेटस को की जड़ें हैं। आई होप कि ये जो 2017 का साल है इसमें स्टेटस को टूटेगा, और वो फैसले जिनकी तरफ पनामा समेत तो सर इमरान खान साहब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो तो पीपल्स पार्टी को भी इसी स्टेटस को का हिस्सा करार देते हैं। इस स्टेटस को का मतलब मुझसे पूछिए ना जी, पहले तो मैं भी हिस्सा करार देता हूं सारी पार्लियामेंट को। एक सवाए जिनका आपने नाम लिया इमरान का, उसके अलावा जो अब सारे दोस्त हमारे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब हम ऑपोजिशन करेंगे। मैं तो 4 साल से चीख रहा हूं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोको, उसकी ऑपोजिशन करो। जाती मेरा कोई मसला नहीं है किसी के साथ भी, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर आलू के लिए भी लाइनें लग गई हैं, टमाटर के लिए भी लाइनें लग गई हैं, तो वो कौन सा लम्हा होगा क़यामत का जब सूर फूंका जाएगा, जब ये सियासतदान उठ के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो इसी को तो स्टेटस को कहते हैं। इमरान बिल्कुल ठीक कहता है ये स्टेटस को का निजाम है, और उस निजाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से जिन लोगों की जिम्मेदारी थी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों ने, उन्होंने कितनी एक पूरी किया। कौम की तवक्कुआत देख लीजिए ना कितनी पूरी हुई है। ये वो पार्लियामेंट है जिसके दरवाजे पे 7 लाशें गिराए गए। इसने पार्लियामेंट ने और लाशें गिराए जाने वालों के खिलाफ कोई करारदाद मुजम्मत तक पास नहीं की। दुनिया की पार्लियामेंट में आपने देखा कि किस तरीके से जिस पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ होता है, किस तरह से पूरी पार्लियामेंट उसके ऊपर बोलती है और कौम के साथ वो खड़ी होती है।
स्टेटस को वहां नहीं है, सिर्फ स्टेटस को इदारों के अंदर भी है, इदारों के अंदर भी। बट डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज तो चले, आपकी तरफ से आपने जिस तरीके से भी बात की है, लेकिन आप ये मानते जरूर हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग बैठे हैं जो स्टेटस को का हिस्सा हैं, तो क्या वजह है कि फिर उससे अलग नहीं हो सके वो पार्टी जो आज अपने कायदे अवाम की बरसी भी मना रही है, उनके नजरियात को आज याद कर रही है। बीबी का आपने जिक्र किया, मतलब अपने लीडर्स की कुर्बानियां दी हैं और उनका बारहा तस्करा भी किया जाता है, तो फिर वो पार्टी क्यों इस चीज से अलग नहीं हो सकी है कि आज आपको भी कहना पड़ रहा है यहां बैठ के कि जी आप इतने अरसे से कह रहे हैं ऑपोजिशन करें, और आपकी पार्टी में भी अब लोग आके कहते हैं कि जी अब हम पंजाब में आएंगे, अब हम खुल के मैदान में आएंगे, अब हम बताएंगे ऑपोजिशन क्या होती है। ऑपोजिशन क्या होती है मैं बता देता हूं। अब भी अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का और बीबी शहीद का रास्ता अपनाया गया तो वो ऑपोजिशन है, वरना फिर मुकमुका हो जाएगा। कोई ऑपोजिशन नहीं हो सकती सिर्फ कहने से। ऑपोजिशन करने के दो तरीके हैं पंजाब में। पहली बात यह है कि आप अपना टारगेट नीचे ना रखें, वजीरों के ऊपर नहीं कि 6 एक वजीर के खिलाफ बोलें और 7 दूसरे वजीर के खिलाफ बोलें। नवाज शरीफ का नाम लेने से हमें नहीं शर्माना चाहिए, शहबाज शरीफ का नाम लेने से हमें नहीं शर्माना चाहिए। सारे इदारों की जो रिपोर्टें आ रही हैं, खा वो जो आज जो पाकिस्तान के अंदर इक्वालॉजी की सूरत हाल है, माहौलियत की सूरत हाल है, वो आपने देखी हुई है। आज आप देखिए जिस तरह से कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया उन्होंने लाहौर को, कोई बोलने वाला नहीं है। तो अपोजिशन कब होगी? ऐलान से अपोजिशन नहीं होती। पार्लियामेंट है, दोनों पार्लियामेंट के ऐवानों में इस वक्त ये बहुत बड़ा मौका था कि दोनों जगह पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर थे, दोनों जगह गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाता। वहां तो बोलने के लिए भी नाम दिए जाते हैं कि कौन जो गवर्नमेंट के लिए अपीजिंग बात कर सकता है वो बोले, कौन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट राजी है वो बोले, और कौन है। मुझे तो एक बहुत बड़े आदमी ने जो गवर्नमेंट में बहुत बड़ा आदमी है वो और मैं एक शादी में शरीक थे पिछले हफ्ते, वहां लोगों ने उनसे कहा जी कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं जी ये देखें ना जी बाबर अवान साहब वहां पे नहीं बोलते। मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे कहा गया आपको खुदा का वास्ता है आप ये मसला ना उठाएं, ये कहा गया और फ्लोर पे कहा गया और कैमरों के सामने कहा गया। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरा ये 5वां साल है, इस जो मेरा टेन्योर है, अभी 6ठा साल मुकम्मल हो जाएगा मार्च में। आप पीटीवी की फुटेज में से अगर आप 2 किलोमीटर से भी मुझे किसी वक्त बोलता हुआ या बैठा हुआ दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। सही, ठीक है। इस तरह का स्टेटस को है, तो हम कहते हैं जी हम अपोजिशन कर लेंगे। अपोजिशन करने के लिए बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, मैं इस चीज से एग्री भी कर रही हूं कि अपोजिशन जाहिर आपको बड़ी देर से नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि पीपल्स पार्टी में भी बिलावल साहब, जरदारी साहब, नीचे की तमाम जो लीडरशिप है उनके भी बयानात या तमाम तोपों का रुख जो है वो एक वजीर की तरफ, चौधरी निसार की तरफ दिखाई देता है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो ने ये बात की, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बाद में उन्हें भी कहना पड़ा कि नहीं जी मैं ये वजीर आजम साहब के लिए नहीं कह रहा था। तो फिर अवाम, जो एक आम आदमी बैठकर टीवी पे ये चीजें सुनता है और फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं अगले ही रोज, तो वो ये कैसे यकीन कर ले कि मुकमुका नहीं हुआ? वो बिलावल ने कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था, मोदी का ये यार है जो भी वो गद्दार है, ये ठीक कहा था, बिल्कुल ये नारा ठीक था। और जो गली गली में शोर है चोर वाला नारा वो भी बिल्कुल ठीक था, गो नवाज गो वाला नारा भी बिल्कुल ठीक था। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इसको जमात नहीं कहता, ये एक पूरी तहरीक है। और तहरीक किस तरह से है? ये तहरीक है पाकिस्तान के अंदर सोशलिस्ट जो वर्कर्स हैं उनकी तहरीक है। ये पाकिस्तान के अंदर जो सरमाए के तरसे हुए मजदूर हैं उनकी तहरीक है। ये पाकिस्तान के अंदर खवातीन की तहरीक थी। ये पाकिस्तान के अंदर अच्छा लिखने वाले, बोलने वाले कॉलमिस्ट की तहरीक थी। इसमें शायर थे, इसमें एक्टर्स थे, ये सारी की सारी एक तहरीक थी। वो समझते थे कि हम पाकिस्तान में मुसावात लाएंगे सोशलिज्म के जरिए, ये तहरीक चली। अब आप कहें हम मुफाहमत करेंगे तो फिर तहरीक तो समझे ना खत्म हो गई। उसको चलाने के लिए फिर आपको मजामत करनी पड़ेगी, और मजामत करनी पड़ेगी ये जो सियासी अशराफिया बैठी हुई है इसकी मिस गवर्नेंस के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ और इनके कारनामों के खिलाफ। तो डॉक्टर साहब आपकी जितनी बातें मैंने अभी तक सुनी है, तो मुझे तो इससे अंदाजा हो रहा है कि आप जो है पीपल्स पार्टी को जिस अंदाज में लेकर चले हैं, जरदारी साहब या जो मुफाहमत की पॉलिसी, मसालियत की पॉलिसी रही है, आप तो मुझे बिल्कुल उससे मायूस नजर आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं बड़ी ताखीर कर दिया, स्टेटस को का भी हिस्सा बने रहे हैं, मुकमुका भी होता रहा है। सर मुझे तो आपकी बातों से यही अंदाजा हो रहा है। नहीं मैडम, मैं मायूस नहीं हूं, मैं इसका मुखालिफ रहा हूं पहले दिन से। मैं मायूस होने वाला नहीं हूं, मैंने इसके खिलाफ मुजामत की है।
मैं मायूस होने वाला नहीं हूं। मैंने इसके खिलाफ लिखा है, आर्टिकल्स आप मेरे पढ़ती हैं, पूरी कौम पढ़ती है, मैंने इसके खिलाफ बोला है आपके प्रोग्राम समेत सारी जगह पे, इसलिए मैं मायूस नहीं हूं। अब उन लोगों को मायूसी हो रही है जिनको कहा जाता रहा कि मुजामत करो, वो कहते थे मुफामत करते हैं। जिनको कहा जाता रहा ऑपोजिशन करो, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इनका इक़्तिदार चलना चाहिए। जिनको कहा जाता रहा ये अवाम दुश्मन इक़दामात के ऊपर बोलो, वो कहते थे नहीं 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 हम नहीं बोलेंगे। तो अब बोलने का टाइम बड़ा स्लिम रह गया है, बड़ा शॉर्ट रह गया है। और मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अब अगर कोई कामयाबी की सूरत है तो एक तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप पॉलिसी अपनाएं, सोशलिज्म का खुल के बात करें, नारा लगाएं और सरमायादारों को पीछे करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी मेकिंग में कभी कोई वडेरा साईं किसी जगह से भी आप मुझे ढूंढ के नहीं दिखा सकते। ठीक है, चले मैं आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। और जो आपने अभी बात की है कि वो जो स्लिम और शॉर्ट टाइम की जो पीपल्स पार्टी के पास रह गया है वो मज़ाहमत करने का वक्त, और अब खासकर पंजाब में जो जिसके दावे तो किए जा रहे हैं, तो किस हद तक वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज बाबर अवान साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इस मुख्तसर वक्त के अंदर पीपल्स पार्टी सामने रख पाएगी, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एक बार प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बाबर अवान साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की सियासत की हम बात करें और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर जहां पे एक एंटायर मूड ही पॉलिटिक्स का डिफरेंट आपको नज़र आता है, वहां पर मज़ाहमत की जो सियासत है उसको पसंद किया जाता है, एक जो नज़रिया रहा है वो टोटली भुट्टो और एंटायर भुट्टो रहा है। ऐसे में दोनों पार्टीज़ का एक हो जाना, मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा होना, इस मुख्तसर वक्त में जहां पर अब पीपल्स पार्टी को गैस की किल्लत भी नजर आ रही है, बिजली का बहरान भी नजर आ रहा है, पानी की किल्लत पे भी आज बात कर रही है क़यादत, बाकी तमाम इशूज भी नजर आ रहे हैं जिस पे पीएमएलएन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसा करने से फर्क पड़ेगा? ऐसा करने से पंजाब में मकबूलियत बढ़ जाएगी, ग्राफ बढ़ जाएगा, वोट पड़ जाएंगे? देखिए, एक मैंने कहा कि शहीद भुट्टो की पॉलिसी अवाम दोस्त, दूसरा पार्टी का बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें सोशलिज्म है, और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कौम को बताना होगा कि हमारा टारगेट ये निज़ाम और निज़ाम के अंदर बैठे हुए बड़े हैं। ये नीचे जो हम हवाई फायरिंग करते हैं ना, छोटे छोटे इधर उधर करके मुख्तलिफ वजारतों पे, इससे लोग सीरियस नहीं रहते हमारे बारे में, एक पहलू। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोटों के बनाने वाले और लोटों के खरीदने वाले और लोटों को जमा करने वाले जो कबाड़िए हैं उनको इकट्ठा करना चाहें तो करते रहे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल बात यह है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, आज पाकिस्तान में मजदूर तंजीमें और पाकिस्तान में वर्कर और पाकिस्तान के अंदर वर्किंग क्लास वो इररेलेवेंट होती जा रही है पॉलिटिक्स के लिए। यही तो ताकत थी। आज पाकिस्तान में यूथ है 65%। अगर मैं किसी को कहना चाहूं कि आप आइए मेरे एजेंडे के साथ, तो मेरे पास नारा क्या है जो मैं उसको कहूंगा कि फलाने वजीर के खिलाफ मैं जलसा करने लगाऊं, जुलूस निकालने लगाऊं, फलाने वजीर को मैं अंडा मारने लगाऊं, टमाटर तो मैं खरीद नहीं सकता, फिर मुझे ईंट मारनी पड़ेगी। देखिए, इस तरह का मजाक उससे लोगों को मुतवज्जे नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है, ये किसी कीमत पे खत्म नहीं होगी। लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव पे मुझसे पूछ रही हैं कि अगले इलेक्शन से पहले 2017 में होते हैं या 2018 में होते हैं। बहुत हुआ तो 13 महीने रह गए, और अगर पनामा का कोई फैसला आ गया तो जल्दी भी हो सकता है। एक प्रिजम्पशन ये भी है लोगों के अंदर। एक इसका पहलू ये था। इसका एक दूसरा पहलू है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप अहलियत वाले अपने दोस्तों से डरना शुरू कर दें, आप ऐसे बंदों को ढूंढना शुरू कर दें जो आपकी हां में हां मिलाना शुरू करें, और आपके सामने कोई ना करने। देखिए, सियासी जमातें इस तरह नहीं चलती। आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, गुलाम मुस्तफ़ा खर उनके साथ, आप देखें मौलाना कौसर नियाज़ी उनके साथ जी, आप देखें मुख्तार राना उनके साथ, आप देखें हनीफ रामे उनके साथ, आप देखें मुबशर हसन उनके साथ। अब अगर हम उस तरह की पीपल्स पार्टी चाहते हैं तो फिर उसी तरह के हमें इक़दामात करने पड़ेंगे, और उनमें से बुनियादी बात यह है कि यह फैसला करना पड़ेगा कि फैसला साजी में इख्तलाफी आवाजें शरीक हों, और फैसला साजी में वो लोग जिनके अंदर हिम्मत है। देखिए, हिम्मत किसके अंदर होती है? जिसको ओहदे की परवाह नहीं है उसको हिम्मत होती है।
हिम्मत किसके अंदर होती है जिसको ये परवाह नहीं है कि मैंने अपनी बेटी के लिए भी एक टिकट लेना है, एक भांजे के लिए लेना है, एक बेटे के लिए लेना है, एक दामाद के लिए लेना है, एक बहनोई के लिए लेना है, एक चचा के लिए लेना है, एक मामू के लिए लेना है, एक फूफा के लिए लेना है। जाहिर है फिर वो आप उसको अगर कहेंगे ना जी कि कौवा कैसा होता है, तो वो कहेगा जी आप बताइए। वो आपने सुना हुआ है ना अनवर मसूद का के मैं की दसा चौधरी जी छोलियां दी दाल है आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है, फिर वो इससे बाहर नहीं जा सकते। सियासी जमातों में पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि जमहूरी कल्चर पैदा करने की गुंजाइश और हौसला करना पड़ेगा। हमें नजर आती है सियासी जमातों में और इर्द गिर्द के लोग भी क़यादत को खुश करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन आपकी क़यादत जरदारी साहब ने अभी पिछले दिनों बल्कि नारा भी चेंज करा दिया। पहले था कि जी एक जरदारी सब पे भारी, अब उन्होंने खुद ही कह दिया एक जरदारी सबसे यारी। तो फिर जाहिर है लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि मुफाहमत खत्म हुई या नहीं हुई। बहरहाल डॉक्टर साहब ये जो एक मैं बात कहना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो आपने कहा ना। मैं एक दिन निकल रहा था असेंबली की बिल्डिंग से, तो बाहर एक नून लीग के वजीर साहब तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हैं। तो मैंने सारे ये सुन रहे थे, आपके कैमरे भी और रिपोर्टर्स भी वहां 100 से ज्यादा होते हैं। मैंने पीछे मुड़ के कहा उनको, मैं क्या मेनू कार्ड नहीं यार, सबसे यारी नहीं हो सकती। नारा अच्छा है, सबसे यारी का मतलब यह कि सबकी तवाज़ो, सबकी आपको नारा अच्छा नहीं लगा जरदारी साहब का, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ पीएमएलएन जो है, जो उनकी हुकूमत है, सुनिए लेट मी से दैट मैडम, एक मिनट मुझे कहने दीजिए। उसमें से जो गवर्नमेंट से यारी होगी तो फिर किस तरह चलेगा जी? गवर्नमेंट से यारी नहीं हो सकती। आइन में लिखा हुआ है ऑपोजिशन करेगी। ऑपोजिशन हिज़्ब इख्तलाफ है। हिज़्ब का मतलब है जत्था, हिज़्ब का मतलब है ग्रोह, हिज़्ब का मतलब है जमात। अपोजिशन की जमात की कैसे गवर्नमेंट से जारी हो सकती है? सही है। अच्छा मैं एक चीज डॉक्टर साहब, जिस तरह पीएमएलएन की जब बात करते हैं तो वो अभी भी अपकमिंग इलेक्शन को सामने रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा ढोल पीटते हैं, जैसे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भी है कि कहां तरक्की है, सिर्फ इश्तराहात में नजर आ रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर क्या किया, यह भी सवाल उठाया जाता है कि जिस सिंध में या तो इतनी कारकर्दगी अच्छी हो जाती ना कि उसको एक मॉडल सूबा बना के दिखा देते और उस बुनियाद पे फिर पंजाब में आके कहते कि जिस सिंध में ये डिलीवर किया तो पंजाब में अगर वोट पड़ेगा तो ये करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो सिंध के हवाले से पहले देखें कि जी वो शर्जील मेमन साहब वापस आ गए, वहां कराची जैसे ही पहुंचे अपने इलाके में आगे गए तो उन्हें वो सोने के ताज भी पहनाए जा रहे हैं वहां के कारकुनों की तरफ से। फिर अभी डॉक्टर आसिम साहब भी रिहा हो गए। तो पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज में इन लोगों का दिफा किया है, या फिर अभी जो आईजी एडी ख्वाजा वाला मसला बन गया है, ये पीपल्स पार्टी कौन सी पॉलिसी पे चल रही है, या फायदेमंद सूदमंद साबित हो रही है तमाम चीजें पार्टी के लिए? देखिए, जो आपने कहा कि बिलावल ने कहा है, बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है। गवर्नमेंट की कोई गवर्नेंस नहीं है। दूसरी बात यह कि सोच बिल्कुल गलत है कि हम कहें कि परवेज खटक, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जीबी की गवर्नमेंट और चीचों की मलियां और फूल नगर का मेयर और नवाज शरीफ बराबर है, ये गलत बात है। इसलिए कि वफाक में एक जमात है जो बरसर इक़्तिदार है। वफाक की जमात की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे इलाकों में बराबर पॉलिसी बनाए, उनसे यकसा सलूक करे, उनको यकसा पैसे दे। वफाक की जमात ने यह किया है कि अगर 22 अरब रुपया आया है छोटे इजला के लिए, उसमें से 17 अरब 17.5 अरब उन्होंने सिर्फ अपने जिले में लाहौर में खर्च कर लिया है। एक बात, इसलिए बिलावल हैज अ पॉइंट व्हेन ही सेज सो। दूसरी बात, जो पॉलिसीज हैं सूबों के अंदर, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, एक छोटी मैं बात करता हूं। इमरान खान ने कहा मैं बिलियन ट्री लगाना चाहता हूं, परवेज खटक ने कहा मैं साथ हूं, बिलियन ट्री लगाना शुरू हो जाए। पहली दफा इस्लामाबाद में, मैं 60s के एंड से यहां मैं और ये शहर इकट्ठे पैदा हुए हैं, पहली दफा इस्लामाबाद में 2 दिन का मौसम बहार आया है। तीसरे दिन हार्श गर्मी आ गई, फूल ही निकल सके। वो जो यहां मुकाबले होते थे फूलों के सीजन में, वो नहीं हो सके, बाहर किसी ने देखी नहीं। हमें कोई एहसास होगा कि ये सारा मुल्क है जिसका वजीर आजम नवाज शरीफ है। हमें कोई एहसास होगा कि ये सारा मुल्क है जिसका कंसोलिडेटेड फंड है जो नवाज शरीफ अपने जिले और अपने हल्के के इर्द खर्च करते जा रहे हैं। हमें कभी कोई एहसास होगा कि इसमें चारों सूबे शरीक हैं, और हमें कोई एहसास होगा कि ये फेडरेशन है। हमें कोई एहसास होगा कि ये पार्लियामेंट्री निज़ाम ऐसा है जिसमें चारों सूबों की एक से है, फाटा की से है, 5वां सूबा वो है, छोटा सा सूबा आईसीटी है, एक और सूबा हमने बनाया हुआ है प्रैक्टिकली जिसमें वज़ीर आला और असेंबली हमने दे दी, वो जीबी है। आप सारा कहें लाहौर से शुरू होकर लाहौर ख़त्म, लाहौर से जारी है, लाहौर में तैयारी है,
लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर इक़्तिदार दिलवाएगा। तो ये क्या हो रहा है? लेकिन सिंध हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल ने बहुत कम कहा है। बिलावल को खुल के बोलना चाहिए। मामलात पे विफाक के खिलाफ एहतजाज भी करती नजर आई है, बिजली के हवाले से, फंड्स के हवाले से कि हमें उस तरीके से नहीं दिए जा रहे सिंध हुकूमत की तरफ से। काफी लोगों को हमने सुना है, लेकिन क्या 100% विफाक को कसूरवार ठहरा देना और फिर बरी-उज़िम्मा हो जाना भी दुरुस्त है? आपको याद है मैडम, इस तरह के पंखे जला करता था एक? जी मुझे याद है, बिल्कुल याद है। कहां बैठता था? मीनारे पाकिस्तान पे बैठे थे, बिल्कुल याद है। किसको गिला कर रहा था? तो वो इख्तिदार में नहीं था। उसको 425 अरब पंजाब के लिए नहीं मिले थे। वफाक की जिम्मेदारी है ना जी, इससे कौन कह सकता है? सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन सूबे मुल्क नहीं है। सूबे रियासतें अमेरिका की तरह की नहीं है। ये पाकिस्तान फेडरेशन है। मैंने इस फेडरेशन का आइन बनाने में, इस फेडरेशन के कवानीन बनाने में, इस फेडरेशन को मजबूत बनाने के लिए जिद्दोजहद की है। मैं जो कह रहा हूं, गवर्नेंस के एक जानकार की हैसियत से मैं वो बात कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से ही बात कह रहा हूं कि इस तरह की हुकूमत मैंने तो कभी नहीं देखी। नवाज शरीफ की 4 साल की तारीख में अगर किसी जगह आप वफाके पाकिस्तान या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का नाम निकाल दें तो आपको मैं 5 रुपए दूंगा, जो आप सदका कर दीजिएगा अपनी हुकूमत की सेहत और सलामती के लिए, और 5 मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। ये हद हो गई है, क्या मजाक कर रहे हैं? ये हुक्मरानी है जी? ये तो बादशाही, ये तो अहमद शाह रंगीले वाला जमाना है जी। ये तो मुगलों को कहते हैं। मुगलों के दौर में भी इस तरह की बादशाहियां नहीं थी। ये तो शुगलिया खानदान आ गया है, और इसके खिलाफ अगर ऑपोजिशन ना की जाए और कहा जाए हम पंजाब में बड़े कामयाब हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता जी। ऑपोजिशन खुल के करनी पड़ेगी, बिल्कुल नाम लेना पड़ेगा, और किसी एक आधे वजीर को अगर हदफ बनाएंगे तो उससे अब काम नहीं चलेगा। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनामा लीक्स के हवाले से, जिसको अब 1 बरस मुकम्मल हो चुका है, फैसला महफूज है। एतजाज अहसन साहब ने तंजिया कहा आज कि जी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के अंदर चलें, कोई तो चीज़ महफूज है। इस पर मजीद बात करेंगे डॉक्टर बाबर अवान साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बाबर अवान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पैनामा केस के हवाले से अब जाहिर है चर्चे हैं कि किसी भी वक्त आ सकता है, काफ़ी जल्द मुतवक्के भी है। आज तो जरदारी साहब ने भी कह दिया कि पैनामा फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस किस्म का फैसला आ सकता है? क्योंकि माजी की अगर थोड़ी मिसालें सामने रखी जाएं, तारीख को देखा जाए, तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर दोनों फरीकैन को मुतमईन करने के हवाले से कोई बात कर दी गई तो फिर तो शायद जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वैसी बात ना हो। देखिए, पहला तो यह है कि अगर मैंने आसिफ साहब की तकरीर नहीं सुनी, अगर मैं ट्रैवलिंग में था, उन्होंने कहा है कि पैनामा का इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पिटीशन लेके गए थे लोग और हम लोगों ने जिद्दोजहद की, उसको उन्होंने आज रिकग्नाइज किया है कि वो ठीक काम हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात है। क्या ये अच्छा होता कि दोनों अपोजिशन लीडर, हमारे सेनेट वाले भी, हमारे नेशनल असेंबली वाले भी, वो भी पिटीशनें लेके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ खड़ी होती। चलें, वो नहीं हो सका। दूसरा जो आपका सवाल है कि पैनामा के केस में क्या नवाज शरीफ को क्या रियायत मिल सकती है, यानी जो कौम जानना चाहती है वो यही है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे लिए जी क्लीन चिट एक तैयार हो रही है। ये इत्तेफाक फाउंड्री में अगर क्लीन चिट बननी हो तो फिर तो इनको मिलेगी, उससे नीचे किसी जगह भी बननी हो तो फिर नहीं मिलेगी। ये क्लीन चिट चूंकि इत्तेफाक फाउंड्री में नहीं बननी, ये ऐवान अदल में इसका फैसला होना है, इसलिए वो रिकॉर्ड के मुताबिक होगा। रिकॉर्ड के ऊपर इन्होंने तस्लीम किया हुआ पैसे इनके हैं, रिकॉर्ड के ऊपर इनके बच्चों ने तस्लीम किया पैसे इनके हैं, रिकॉर्ड के ऊपर इन्होंने कहा इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर ये सिफर सबूत भी नहीं दे सके, इसलिए चोरी पकड़ी गई है। हमारे नुक्ता नज़र से मैं भी ये कहता हूं, मेरा वक्ल इमरान भी ये कहता है, पूरी कौम ये कहती है, लकीर खिंची हुई है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और 70 साल में पहली दफा ट्रांसपेरेंसी और एहतसाब के लिए लकीर खिंची है। इन्होंने लोगों को डराने, धमकाने, आप लोगों का मुंह बंद करने, चैनल्स के ऊपर हमले करने और इश्तिहारात लोगों को दिखा रहे हैं कि फलाने काम की 25 साल सजा है, फलाने काम की ये सजा है, फलाने काम की वो सजा है, वो सारा करने के बावजूद भी ये नाकाम हुए। पैनामा से लोगों का फोकस नहीं हटा,
पैनामा का से लोगों का फोकस नहीं हटेगा। और पैनामा का जिस दिन भी फैसला आता है और पाकिस्तान के लोगों के हक में फैसला आएगा, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान के लोग इंसाफ के सिवा कुछ नहीं मांग रहे। इंसाफ के लिए जो सबूत थे वो नहीं दे सके ताकि वो क्लियर हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब हमारे पास सबूत है, पता लगा कि सबूत कुछ भी नहीं है और कतरी खत बाद में आ गया। और वो जो कतरी है सारी दुनिया में उनका क्या असर हो रहा है आप देख ही लें, अखबारात देखें। मैं बस इशारतन इतना ही कह सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में ये रिवायत पड़ गई है कि कमजोर के ऊपर कानून लागू हो, कमजोर के ऊपर जोर लगाए पूरे का पूरा निजाम, कमजोर के ऊपर कैर टूटे कानून की किताबों का, और जब ताकतवर आ जाए तो शर्मा जाए कानून नाफिज करने वाले, जब ताकतवर आ जाए तो आंखें फेर ले कानून नाफिज करने वाले। ये पहली दफा हुआ है सारी दुनिया की तारीख में कि 3 नस्लें एक हुक्मरान की उनको कटहरे में खींच के लाया गया। ये पाकिस्तान के लोगों की फतह है। और ये उसके बाद पहली दफा हुआ है कि ग्राफ्ट चार्जेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब का एक पूरे का पूरा पूरे पाकिस्तान के सामने खुली अदालत में एक मुकदमे का ट्रायल हुआ है। ये भी अवाम की फतह है। उसके बाद ये भी अवाम की फतह है कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, और अवाम जो कहते थे कि वो लुट गए, अवाम जो कहते थे कि लुट्टो ते फुट्टो वाला ये गिरोह कब पकड़ा जाएगा, वो पकड़े गए। अब जो आखिरी मरला रह गया है, मुझे पूरा यकीन है अपने रब की जात के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है अपने अदालती निज़ाम के ऊपर, और मुझे पूरा यकीन है अवाम की जिद्दोजहद के ऊपर कि फैसला इंशाअल्लाह अजीज अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक आएगा। और अवाम कुछ नहीं मांग रहे। अवाम क्या मांगते हैं जी? अवाम ने इस फैसले में से क्या ले लेना है? अवाम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके चोरी किए हुए पैसे वापस आएं। सही सर, जो आपने अभी बात की है कि जो कानून है वो इस मुल्क के अंदर गरीब के लिए और होता है, अमीर के लिए और होता है। पैनामा केस के हवाले से कि जो मुल्क में पहली बार हो रहा है कि हुक्मरानों की 3 जनरेशंस जो हैं उनका ट्रायल हो रहा है, उनसे सवाल जवाब हुए हैं, अदालत के अंदर हुए हैं। लेकिन ये भी तो डायलेमा है ना, जिसका पिछले दिनों जिक्र होता रहा कि यही डॉक्टर आसिम हुसैन जिनके हवाले से जेट ब्लैक का जिक्र भी हमने सुना, दहशतगर्दों के इलाज कराने का सहूलतकार और पता नहीं क्या कुछ दहशतगर्दी का और करप्शन का नेक्सस बताया गया, शर्जील मेमन जिनके घर से बताया गया अरबों रुपए निकल रहे हैं। मतलब वो भी तमाम लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं, वो भी रिहा हो जाते हैं, और पता चलता है कि जनाब वो तमाम चीज़ें जो बताई गई थी अदालत के अंदर वो है ही नहीं, कहीं पर प्रोसिक्यूशन वीक। तो इमरान खान जो बात करते हैं कि मुकमुका हो गया है, डील हो गई है, तो वो सही कहते हैं? देखिए, इस पूरे निज़ाम का मुकमुका है, मुझे भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल मुकमुका है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और मुकमुका भी स्पॉट फिक्सिंग जैसा है, मुकमुका भी बॉल टू बॉल, एक गेंद से लेकर दूसरी गेंद तक मुकमुका है। हैविंग सेड दैट, जिन केसेस का आपने जिक्र किया मैं कुछ उनका इजाफा कर देता हूं जिनका और जिक्र नहीं हो सका। मसलन शहबाज शरीफ के नाम पे लेते हुए रिश्वत, एक वीडियो में कोई साहब पकड़े गए थे, राना मशहूद साहब, जी जी, पौधे से हटाया गया, बहाल किया गया। एक और साहब थे जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट है कि इसने फैसले किए थे, 16 लोग मारे गए गोलियों से, वो साहब हटाए गए, फिर वो लगाए गए। एक और साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को और डीजी आईएसआई को ब्लेम किया, और वो सीधा सीधा केस बनता था फौजदारी, उनको हटाया गया और आज तक उनकी जगह वजीर नहीं लगाया गया। एक और साहब थे जिनके घर में सिक्योरिटी की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, और उस सिक्योरिटी की सबसे बड़ी मीटिंग में से जो लीक्स हुए, जिसको डॉन लीक्स कहते हैं लोग, कोई कहता है कि ये लीक्स गेट था, कोई कहता था पीएम हाउस लीक्स गेट है, वो सारा होने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, मैंने पहले ही एग्री कर लिया। लेकिन इसमें और ये जो मुकदमा है पनामा, इसमें बुनियादी फर्क है। ये बुनियादी फर्क ये है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बेंच बना जिसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूरी तवज्जो से और पूरी आजादी से सबको बात करने की इजाजत दी, और अब फैसला महफूज किया, जजमेंट रिजर्व की। ये महफूज उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कुछ रखा जाता है, ये निकल आना है इंशाल्लाह, निकल आना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मुझे एक और सवाल कि अभी पिछले दिनों जो एक बड़ी अहम मुलाकात हो गई इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ साहब की, उस पर बज़ाहिर तो यही बताया गया कि मुलाकात इसलिए की गई थी कि मुबारकबाद देना चाहते थे आर्मी चीफ साहब को, लेकिन फिर भी सवाल उठा कि जी 4 महीने बाद उन्हें मुबारकबाद देने का ख्याल आया। जरदारी साहब ने तो अगले ही दिन बहरहाल फ़ोन करके मुबारकबाद दे दी थी। इस मुलाकात के हवाले से पैनामा केस के आने से पहले अगर उस तनाजुर में आप देखें
तो आपको लगता है कि जो डिमांड इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं कि इस मुलाकात पर जो है वो कौम को एतमाद में लें, मुनासिब है, दुरुस्त मुतालबा है? ये दुरुस्त मुतालबा होता अगर लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बताए वो किस किस से मुलाकातें करते रहे हैं और शहबाज शरीफ बताए उसकी गुफ्तगू की डिटेल कौन सी है। मैं समझता हूँ अपने इदारों पे एतबार करना चाहिए। अगर आर्मी चीफ ने किसी को टाइम दिया है तो वो एक इदारे के सरबराह हैं और उनकी मुलाकात को कोई रंग मैं नहीं देना चाहता। उसके ऊपर सबसे मुनासिब तबसरा वही था जो मिल के आए हैं वो करते। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट और रिजॉल्व शो किया है कि वो डेमोक्रेसी के साथ हैं, इसलिए यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब एक और पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहलू ये है कि आपने देखा कि किस तरह से फौज को, मैंने खुल के नाम ले लिया है फौज, किस तरह से अदलिया को मैंने खुद के नाम ले लिया है अदलिया, किस तरह से मीडिया को, मेन स्ट्रीम आजाद आप लोगों को मैंने खुल के नाम ले लिया है मीडिया, किस तरह से सोशल मीडिया मैंने खुल के नाम ले लिया है सोशल मीडिया, और किस तरह से हम लोगों को हरासा करने के लिए इक़दामात किए गए कि कोई पाकिस्तान के अंदर आवाज ना उठ सके। लेकिन आवाज तो उठी ना जी। अब ये जो मैं आवाज की बात कर रहा हूं तो मेरे ज़हन में, मैंने कल अपनी जो पार्टी के हमारा एक फोरम है उसके ऊपर मैंने मशवरा दिया है, वो मशवरा मैं टेलीविजन पे भी देना चाहता हूं। वो ये है कि जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2012 से मेरा तो लाइसेंस कत्ल करके एक सियासी आदमी ने मुझे उस केस में से जब निकाला तो एक और वकील साहब को वो ब्रीफ दिया गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई उनके सामने मुश्किल नहीं है। 2012 गुजर गया, 13 गुजर गया, 14 गुजर गया, 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 आ गया है। वो एक दरखास्त दें कल जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 अप्रैल के हवाले से और कहें कि जी इस मुकदमे की समाअत जल्दी करने के लिए तारीख लगाई जाए और जो दरखास्त दी जाएगी अगर कोई दी गई होती तो उसके ऊपर इन राइटिंग ऑर्डर करते हैं चीफ जस्टिस साहब। मुझे यकीन है चीफ जस्टिस साहब उस केस को लगा देते। आज भी अगर कोई केस लगवाना चाहे तो 2 केसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाजमन ये बात कहनी चाहिए। एक केस शहीद भुट्टो वाले में, उसमें दरखास्त जानी चाहिए और कहना चाहिए इस मुकदमे को 7 साल हो गए, इसको आप सुन के फैसला कीजिए। और उसके बाद शहीद बीबी वाले मुकदमे में भी अगर पकड़े गए लोग गुनाहगार हैं तो उनको हमारे ये तो नहीं होता ना कि बाद में कोई पिटीशंस दी जाती है, किसी एक मखसूस वक्त में याद आता है। वो हुसैन हक्कानी वाला भी केस आया था, मेमो गेट आया था, यहाँ पे मतलब PMLN जो कुछ कहती थी अदालत में जाकर तमाम चीजें और हम ये करेंगे वो करेंगे, हुसैन हक्कानी को पकड़े, मतलब अब हुकूमतों की आ गई है, दरखास्त भी दी जा सकती थी, पिटीशन जा सकती थी कि रीओपन करें, उस पर फैसला दें। यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे एक टाइम पे खास चीज में खास वक्त में याद रहता है लोगों को, बाद में भूल जाते हैं। गुड क्वेश्चन दैट प्रूव्स 2 पॉइंट्स। नंबर 1 जो मैं कहता हूं निजाम का मुख मुका है वो उससे साबित करता है कि उसको एक पंक्चर लगाने वाले के जरिए से एक और पंक्चर लगाने के लिए ये आर्टिकल और ये जो गुफ्तगू HH साहब की सामने आई थी ये हुआ है। वरना आपको याद है कि काला कोट और काला जोड़ा पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां मेरे साथ चढ़ गए थे, तो आज फिर चढ़े ना वो सीढ़ियां। वो तो उसके दरखास्त दहिंदा हैं, वो मुकदमे के मुद्दई हैं, वो मुकदमा खुलवाने के लिए फिर सीढ़ियां चले और फिर कहें जी कि वो बाहर चले गए और उन्होंने एक बयान दिया है जो पाकिस्तान को डेट्रीमेंट करता है उसके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के हवाले से और बड़ा नुकसानदेह बयान है, तो वो कर सकते हैं ना। अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी सतह के ऊपर इस मामले में भी मुकमुका कहीं ना कहीं कोई मुकमुका और डील है। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।